हम बड़ी शान से 5 स्टार होटल में दाखिल हुए और डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वहां इक्का दुक्का मेजों पर ही लोग नजर आ रहे थे, वरना डाइनिंग हॉल गैर आबाद हो चुका था। हमने हल्के फुल्के खाने पर ही इक्तिफा किया। बिल अदा करने के बाद मैंने ओलिव हावर्ड से कहा, अब डांसिंग फ्लोर पर चलते हैं। वो बोला, इससे बेहतर तो ये है कि कमरे बुक करवा लो, मैं बहुत थकन महसूस कर रहा हूँ, मुझे आराम की शदीद जरूरत है। मैंने कहा, तो कर्नल वहादत का जाल तोड़ने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, हम खुद को वैसे ही उसके हवाले कर देते। ओलिव हावर्ड ने हैरत से कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, इस वक्त जो शख्स भी कमरे बुक करवाएगा, जल्द या बदेर उसकी चेकिंग जरूर होगी। अगर हमने ये हिमाकत की तो कर्नल के चुंगल में फंसे बगैर नहीं रहेंगे। हावर्ड बोला, हाँ, इस इम्कान को तो मुस्तरद नहीं किया जा सकता। फिर हम क्या करें? मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश, ताकि खुद को शुकूक व शुबहात से बालातर रख सकें। डांसिंग फ्लोर की तरफ अव्वल तो किसी की तवज्जो नहीं जाएगी, अगर चली भी गई तो कोई हमें शनाख्त नहीं कर सकेगा। क्या ख्याल है? ओलिव हावर्ड उठ खड़ा हुआ, बोला, चलो। डाइनिंग हॉल के बरक्स डांसिंग फ्लोर पूरी तरह आबाद था। वहां की रौनकें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि रात के 3 पहर बीत चुके हैं। मैंने ओलिव हावर्ड से कहा, यहाँ हम दोनों अलग अलग बैठेंगे, तुम चाहो तो डांस भी कर सकते हो। ओलिव हावर्ड ने मुझसे पूछा, इसकी वजह? मैंने चौंक कर कहा, किसकी वजह? अलग अलग बैठने की या डांस करने की? हावर्ड बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अलग अलग बैठने की। मैंने कहा, मैं जरा सा खतरा भी मोल लेने को तैयार नहीं हूँ। वैसे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। ओलिव हावर्ड ने कहा, ठीक है, और एक खाली मेज की तरफ बढ़ गया। मैं हॉल की मेजों का जायजा लेने में मसरूफ था। आखिर मुझे अपने मतलब की मेज नजर आ गई। वो बड़ी पुरकशिश लड़की थी जो उस मेज पर तन्हा बैठी थी। उसके दाएं हाथ की कोहनी मेज पर थी और उसी हाथ की हथेली पर उसने ठोड़ी टिका रखी थी। उसकी नजरें खलाएं घूर रही थीं और वो अपनी किसी सोच पर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर निहायत शाइस्तगी से कहा, अगर आप बुरा न मनाएं तो कुछ देर के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ। उसने चौंक कर कड़ी नजरों से मुझे देखा, फिर दफतन उसके होंठों पर एक बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपनी आवाज से फजा को तरन्नुम रेज करते हुए कहा, बैठिए ना, आपको किसने मना किया है? मैंने उसके मुकाबिल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शुक्रिया। अगर आप मजीद बुरा न माने तो मैं आपका नाम पूछने की जसारत कर सकता हूँ। वो मुंह बिगाड़ कर बोली, नामों में क्या रखा है, आप मुझे अपने पसंदीदा नाम से मुखातिब कर सकते हैं। मैंने कहा, आपकी यही खुशी है तो मैं आपको यास्मीन कहकर मुखातिब करूंगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, जरूर कीजिए। मैंने पूछा, यास्मीन के मानी जानती हैं आप? उसने कहा, बताइए। मैंने कहा, फारसी में चंबेली के फूल को यास्मीन कहते हैं। फारसी आती है आपको? उसने मुझ पर एक निगाह गलत अंदाज डाली, बोली, मैं घर में अपने अब्बू से फारसी में बातें करती हूँ। मैं उससे मरूब भी हुआ और दिल ही दिल में बुरी तरह शर्मिंदा भी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे उससे ये पूछ कर कि आपको फारसी आती है मैं उसकी तौहीन का मुर्तकिब हुआ था। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो चाहे जाने के काबिल है। उसकी तौहीन करने पर मैं दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रहा था और वो मेरे जज्बात से बेखबर थी। उसे क्या मालूम था कि वो पहली ही मुलाकात में किस तरह मेरे हवास पर छा गई है। दफतन मुझे एहसास हुआ कि मैं किन लग़वियात में फंस गया था। मैं तो तहजीब की तलाश में था। मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं यूं किसी राह चलती लड़की से मुतासिर हो जाऊं। मैंने उसे गौर से देखा और मुझे एक और मलाल से गुजरना पड़ा। राह चलती लड़की के अल्फाज मैंने उसके लिए क्यों सोचे? वो राह चलती तो हरगिज नहीं थी। उसके हर अंदाज से मासूमियत और गुफ्तगू से भोलपन झलक रहा था। मैंने महसूस किया कि तहजीब के ख्याल के बावजूद मैं उसके असर से नहीं निकल पा रहा। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं इस मेज पर आया ही क्यों था, लेकिन अब आ गया था तो वहां से उठना भी मेरे इख्तियार से बाहर हो गया। फिर मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि आदमी बेचारे का खुद पर इख्तियार होता ही कितना है। आदमी जानबूझकर अपने इरादे से तो किसी से मुतासिर होता नहीं। ये तो एक खुदकार अमल है। बाज मखसूस लोग ऐसी जादुई कशिश के हामिल होते हैं कि उनसे मुतासिर हुए बगैर रहा ही नहीं जा सकता। मुमकिन है उसका शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता हो सकता है हर मिलने वाला उससे यूं ही मुतासिर हो जाया करता हो। मैं तो बहरहाल इस मामले में खुद को बेइख्तियार पा रहा था। वो मेरी जज्बाती कशमकश से बेखबर थी, मगर बड़े गौर से मुझे देख रही थी। उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, क्या सोचने लगे? उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, रक्स के एक राउंड के बारे में सोच रहा था। वो उठ खड़ी हुई, बोली, तो कह दिया होता। उसने बेतकल्लुफी से मेरा हाथ थाम लिया, बोली, मुझे क्या पता कि आपके दिल में क्या है। उसके हाथ से हल्की हल्की बरकी रौ खारिज होकर मेरे हाथ में सरायत करती जा रही थी। मैंने उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर ये भी न कर सका और किसी मामूल के से सहरज़दा अंदाज में उसके साथ चलता हुआ रक्कासों की भीड़ में शामिल हो गया। मुझे ये एतराफ़ करने में ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि उस वक्त मैं अपने आप में नहीं था। मेरा जहन गोया हवाओं में उड़ा जा रहा था।
मुझे अपने गिरदोपेश का कोई एहसास बाकी नहीं रह गया था। मैं तो खुद को वो आवारा बादल का एक ऐसा टुकड़ा महसूस कर रहा था जो अज़ल से पानी की तलाश में सरगर्दा हूँ और उसकी किस्मत में अब तक पानी का एक कतरा भी ना हो। उसकी आवाज़ ने एक बार फिर मुझे चौंका दिया। अब क्या सोचने लगे? गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकला, मैं सोच रहा था कि आप इतनी पुरकशिश क्यों हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैं मर्दों पर एतबार नहीं करती, बस एक जैसी बातें करते हैं, झूठी तारीफें। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने कितने खुलूस से उसकी तारीफ की थी और उसने कितनी बेदर्दी से मेरा दिल तोड़ दिया। इतने खुलूस से मैंने शायद ही किसी की तारीफ की हो। मुझे बेख्तियार उस पर गुस्सा आ गया, मगर मैंने बर वक्त खुद को संभाल भी लिया। मैंने खुद को उसकी जगह रख कर सोचा, उसके पास ऐसा कोई आला नहीं था जिससे वो मेरा खुलूस नाप सकती। अगर लोग वाकई उसके मुंह पर उसकी झूठी तारीफें करते रहे हैं तो वो अपनी बेएतबारी में हक बजानिब थी। लेकिन मेरा कसूर क्या था? कसूर तो उन लोगों का था जिन्होंने उसे बेएतबार बनाया था और सजा मैं भुगत रहा था, मैं जो बिल्कुल बेकसूर था। मैंने महसूस किया कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह यकसां बेबसी का शिकार हैं। मैं उसे यकीन दिलाने में और वो मुझ पर एतबार करने में। वो कहने लगी, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं खुद जानती हूँ कि मैं कितनी हसीन हूँ। मैंने एहतजाज किया, कहा, लेकिन मैंने तो आपसे ये नहीं कहा कि आप बहुत हसीन हैं। उसने मुतहज्जराना अंदाज में पूछा, तो और क्या कह रहे थे? मैंने कहा, मैं तो ये कह रहा था कि आप बेहद पुरकशिश हैं, जादुई शख्सियत की मालिक। वो चंद लम्हे कुछ न समझने वाले अंदाज में मुझे देखती रही, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, आप बहुत चालाक हैं। आपने जानबूझकर मेरी तारीफ के लिए ऐसे अल्फाज मुंतखब किए जिनकी तरदीद करना मेरे लिए मुमकिन ना हो। जाहिर है अपनी कशिश के बारे में मैं खुद तो कोई फैसला नहीं कर सकती। मैंने धीमी आवाज में कहा, इतनी ज्यादा बेएतबारी भी अच्छी नहीं। वो उलझे हुए अंदाज में मुझे देखने लगी। उसके अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कोई फैसला न कर पा रही हो। फिर वो सर झटक कर बोली, खैर छोड़िए इस तस्करे को, आइए अपनी मेज पर चलें। हम रक्कासों की भीड़ से निकलकर अपनी मेज पर वापस आ गए। उसने मुझसे पूछा, क्या पियेंगे आप? मैंने कहा, अपना पसंदीदा मशरूब मंगवा लीजिए, मगर बिल मैं अदा करूंगा। बोली, आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरी तौहीन हरगिज नहीं करेंगे। मैंने सर तस्लीम खम कर दिया। उससे इख्तिलाफ करने का इजारा नहीं था। उसने वेटर को बुलाकर कोल्ड कॉफी लाने का ऑर्डर दिया। फिर बोली, कोल्ड कॉफी पसंद है आपको? मैंने कहा, बहुत ज्यादा। बोली, मुझे भी बहुत पसंद है, खास तौर पर यहाँ की कोल्ड कॉफी का तो जवाब ही नहीं। कभी आपने यहाँ की कोल्ड कॉफी पी है? मैंने कहा, कैसे पी सकता था, आपका मेहमान बनने का शर्फ भी तो हासिल होना था। वो शर्मा गई और मेरी निगाहें ऑलिव हार्वर्ड की मेज की तरफ उठ गईं। वो अभी तक तन्हा ही था। यास्मीन की कुर्बत ने मुझ पर हल्का सा नशा तारी कर रखा था और मैं उससे बहुत डूब कर बातें कर रहा था। फिर वेटर ने कॉफी के ग्लास लाकर मेज पर रख दिए। मैंने यास्मीन से गुफ्तगू करते हुए कोल्ड कॉफी का ग्लास उठाया और कॉफी की चुस्की ली। चुस्की लेते ही मेरा सारा नशा हरन हो गया। कोल्ड कॉफी की वजह से नहीं, बल्कि उस वक्त इत्तिफाकन मेरी निगाह हॉल के दरवाजे की तरफ उठ गई। हॉल का दरवाजा खुला था और उससे अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कर्नल वहदत था। ऑलिव हार्वर्ड ने भी कर्नल वहदत को देख लिया था और उस पर इस्तिराब तारी हो गया था। कर्नल वहदत पर नजर पड़ते ही ऑलिव हार्वर्ड ने मेरी तरफ देखा। मैंने नजरों ही नजरों में उसे सरजनिश की और ऑलिव हार्वर्ड बौखला कर किसी और तरफ देखने लगा। मैंने दोबारा हॉल के दरवाजे की तरफ देखा। कर्नल दरवाजे के पास ही रुक गया था। वो वर्दी में नहीं था, बल्कि सूट में मलबूस था। उसके दोनों हाथ कोट की जेबों में थे और उसकी निगाहें हॉल में मौजूद एक एक मर्द के चेहरे से गुजर रही थी। ऑलिव हार्वर्ड पर पहुंचकर उसकी निगाहें चंद लम्हे के लिए उस पर जम गईं। फिर उसने दोबारा लोगों के चेहरों को टटोलना शुरू कर दिया। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो मैंने उसकी आंखों में फातिहाना चमक उभरते देखी। हम दोनों की निगाहें मिली। उसके होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट नजर आई और वो पलट कर हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सकते किसी आलम में बैठा था। इस बात में कोई कलाम नहीं था कि उसने मुझे और ऑलिव हार्वर्ड दोनों को पहचान लिया था। मैंने इंतहाई एहतियात बरती थी। हमारे मेकअप भी ऐसे नहीं थे कि कोई हमें यूं शनाख्त कर पाता। फिर आखिर कर्नल वहदत ने हमें कैसे शनाख्त कर लिया? क्या उसके कब्जे में कोई जिन है? मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया। यास्मीन की आवाज मुझे ख्यालों की दुनिया से वापस खींच लाई। क्या वो आपके कोई शनासा थे? मैंने बेख्याली के आलम में कहा, किसकी बात कर रही हैं? वही जो अभी हॉल के दरवाजे में नजर आए थे, आपको देख कर मुस्कुराए भी थे। मैंने उसे टालते हुए कहा, हाँ वो मेरे एक पुराने जानने वाले हैं। वो बोली, तो यहाँ क्यों नहीं आए? क्या मेरी वजह से? मैंने कहा, मुमकिन है। वो बोली, उन्होंने आपके साथी को भी देख लिया था, मगर वो उनके पास भी नहीं गए। मैंने उसे घूर कर देखा। सख्त लहजे में कहा, कौन से साथी की बात कर रही हो? वो मुस्कुराई, एक ही तो साथी हैं आपके, वही जिनके साथ आप यहाँ आए हैं, वो जो उस मेज पर अकेले बैठे हैं। उसने ऑलिव हार्वर्ड की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, हाँ वो मेरा साथी है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ
कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक है। वो हंस पड़ी, बोली, अरे वाह, आप दोनों एक साथ ही तो यहाँ आए थे। फिर आप दोनों में कुछ बातें हुई और उसके बाद वो साहब उस मेज पर चले गए और आप मेरी तरफ आ गए। मैं चकरा कर रह गया। मेरी दानिश में वो मेरे और ऑलिव हार्वर्ड के दरमियान किसी ताल्लुक से कतई बेखबर थी, इसलिए कि जब मैंने उसे देखा वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। ऐसे में इतनी तफसील से हमारे बारे में बयान कर देना हैरत अंगेज ही कहा जा सकता था, लेकिन उससे फर्क भी क्या पड़ता था। मसला तो वहीं का वहीं था। हम दोनों मेकअप में थे और हमारा पहचाना जाना नामुमकिनात में से था। मैंने कहा, तुम्हारा मुशाहिदा बहुत अच्छा है। वो हैरत से बोली, इस बात का मुशाहिदे से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, इस पूरे हॉल में शायद चंद ही अफराद के इल्म में ये बात होगी कि उस मेज पर बैठा हुआ शख्स मेरा साथी है। वो बोली, वो सब अपनी अपनी तफरीहात में मगन हैं, उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ कि किसी और तरफ तवज्जो दे सकें, जबकि मैं तन्हा थी और बोर हो रही थी। अगर तुम पर नजर पड़ गई तो कौन सा कमाल हो गया। मैंने पूछा, यानी तुम अब बोर नहीं हो रही? मेरे लहजे में शरारत थी। उसने खासी बेबाकी से कहा, नहीं, तुम दिलचस्प आदमी हो। मैंने कहा, तभी तुमने मेरा नाम तक पूछने की जहमत गवारा नहीं की। वो बोली, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मेरे नज़दीक नाम की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, और फिर तुमसे मेरा कोई मुस्तकिल ताल्लुक तो है नहीं कि मुझे तुम्हारा नाम मालूम करने की जहमत पड़े। किसी का नाम बहुत अच्छा हो तो क्या, और अच्छा ना हो तो क्या, असल चीज़ तो शख्सियत होती है। मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, मगर ऑलिव हार्वर्ड की तरफ से भी गाफिल नहीं था। वो सख्त इस तरह भी कैफियत का शिकार था और किसी भी लम्हे उठकर मेरे पास आने वाला था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ बातें करने के मूड में था। मैंने कर्नल वहदत के वजूद को यकसर भुला दिया। मैंने कहा, लेकिन जो लोग हमें पसंद आते हैं हम उनका नाम जानना चाहते हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सी बातें जानने के ख्वाहां होते हैं। क्या तुम इस बात से इनकार नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इस बात से इनकार नामुमकिन है। मैंने कहा, तो क्या मैं तुम्हारी इस बात को गलत समझूं कि मेरी शख्सियत में तुम्हें कोई दिलचस्पी महसूस हुई है? वो मुस्कुरा कर बोली, ये बात नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, इसलिए तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। जिसके बारे में जितना कम इल्म हो उसकी याद उतनी ही कम सताती है। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, तुम्हारी छठी हिस्स बहुत तेज मालूम होती है। वाकई इस बात का इम्कान है कि दोबारा हमारी मुलाकात न हो पाए, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में जरूर बताऊंगा। वो बोली, इससे बेहतर ये होगा कि मुझे अपने साथी के बारे में कुछ बता दो। उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए उसके बारे में जानने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है, उसके बारे में जानकर तुम्हारी सुट्टी गुम हो जाएगी। वो बोली, मैं बहुत ढीठ किस्म की चीज़ हूँ, मुझ पर छोटी मोटी बातें असरअंदाज नहीं हुआ करती। मैंने कहा, तो सुनो, उसका नाम ऑलिव हार्वर्ड है और वो इसराइल का रुसवाए ज़माना यहूदी एजेंट है। उसका मुंह मारे हैरत के खुल गया। उसने बेसाख्ता पूछा, और तुम कौन हो? मैंने कहा, चोर का भाई। क्या ख्याल है? वो बोली, ज़रूरी नहीं है, चोर का भाई डाकू भी हो सकता है और कोई बहुत नेक इंसान भी। बताओ तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम अली यार खान है और मेरी ज़िंदगी का मकसद फ़लस्तीन को इसराइल के नाजायज़ तसल्लुत से आज़ाद करवाना है। वो बेएतबारी से बोली, तुम मजाक कर रहे हो। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि आज़ादी फ़लस्तीन के किसी मुजाहिद से अचानक मेरी मुलाकात हो। मैंने कहा, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मुझसे मुलाकात किसी के लिए क्या एजाज़ हो सकती है। काश मैं अपनी कोशिशों से फ़लस्तीन का थोड़ा सा हिस्सा ही यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद करा सकूं तो मैं समझूंगा मेरी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया है। मैं तो खुद बहुत तहीदस्त हूँ, मेरे इख्तियार में कोशिश करने के अलावा और है ही क्या, सो मैं कर रहा हूँ। मंजिल मिल गई तो ठीक, वरना ये ज़िंदगी का सफ़र रायगां तो है। वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरी बड़ी आरजू थी कि आज़ादी फ़लस्तीन के किसी मुजाहिद से मुलाकात हो जाए, लेकिन अपने साथी के बारे में तुमने मजाक किया है ना? मैंने कहा, नहीं, वो वाकई यहूदी एजेंट है और हम दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। मैंने उसे एक वादा किया था जिसे निभाने के लिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा वादा पूरा होगा हम फिर से एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। वो बोली, क्या मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद में शामिल नहीं हो सकती? मैंने कहा, ज़रूर हो सकती हो। उसके लिए तुम्हें तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के किसी मरकज़ से रब्ता कायम करना होगा। वो बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ? मैंने कहा, नहीं, मेरा काम करने का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है। फिर यह कि मैं अपनी मर्जी से काम करने का आदी हूँ। बोली, अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कोई मसला पैदा नहीं करूंगी। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, तुम्हारा दिल तोड़ना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी फरमाइश पूरी करना मेरे लिए नामुमकिन है। उसके चेहरे पर मायूसी के दबीज़ साए फैल गए, लेकिन उसने अपने तासुरात छुपाने की भरपूर कोशिश की। बोली, वो साहब जो थोड़ी देर पहले हॉल के दरवाजे पर नजर आए थे, उनका ताल्लुक आज़ादी फ़लस्तीन से है। मैंने कहा, तुम्हारे मुल्क की मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक ज़हीन अफसर कर्नल वहदत, जो मुझे और ऑलिव हार्वर्ड को गिरफ्तार करने के चक्कर में है। बोली, तुम्हें गिरफ्तार करने के चक्कर में क्यों है?
मैंने कहा मेरा मुतालबा है कि ऑलिव हार्वर्ड को मेरे साथ जाने दिया जाए, लेकिन वो उसे गिरफ्तार करने के दरपे है। मैं चूंकि उसकी आनत कर रहा हूँ इसलिए मैं भी मुजरिम ठहरा। मैं बहरहाल अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर हूँ और कर्नल वहदत का फर्ज कहता है कि एक यहूदी एजेंट को उसके मुल्क से किसी कीमत पर भी बचकर नहीं निकलना चाहिए। वो बोली, क्या कर्नल वहदत अभी तक तुम लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सका? मैंने कहा मैं ऑलिव हार्वर्ड को 2 बार उसकी कैद से छुड़ा चुका हूँ और अब तीसरी बार उसने फिर अपना घेरा मेरे गिर्द तंग कर दिया है। वो मुस्कुराई, बोली तो ये बात है। मैंने चौंक कर पूछा क्या बात है? बोली तुम्हारे पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस लगी हुई है और तुम उनसे छुपते फिर रहे हो। मैंने खुश्क लहजे में कहा तुम गलत समझी, मैं तो यूं ही वक्त गुजारी के लिए तुम्हारे पास आ बैठा था। इस सिलसिले में तुम्हें इस्तेमाल करने या तुमसे मदद लेने का कोई इरादा नहीं है। वो झेंप गई, बोली मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने तो पहले भी पेशकश की थी कि इसराइल के खिलाफ जिहाद में अगर मैं भी कोई किरदार अदा कर सकूं तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। मैंने उठते हुए कहा इसका जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं, अब मैं चलता हूं। वो मुस्तरिबाना अंदाज में हाथ उठाकर बोली सुनो, ये चाबियां रख लो, बाहर मेरी कार मौजूद है, मुमकिन है तुम्हें जरूरत पड़े। मैंने कहा शुक्रिया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। अब तो मैं कर्नल वहदत का मेहमान हूँ, वही मेरे लिए सवारी का बंदोबस्त करेगा। मैंने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। वो जल्दी से बोली एक बात और, आज से मेरा नाम यास्मीन है। ये नाम मेरे दिल में फलस्तीन के एक मुजाहिद की याद हमेशा ताज़ा करता रहेगा। मैंने संजीदगी से कहा इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, अब इजाज़त। ऑलिव हार्वर्ड बहुत बेचैन है, खुदा हाफिज। उसने हाथ हिलाया, अल्लाह हाफिज। और मैं उसकी तरफ दोबारा देखे बगैर ऑलिव हार्वर्ड की मेज पर जा पहुंचा। ऑलिव हार्वर्ड मेरे बैठने का इंतजार किए बगैर ही शुरू हो गया। तुमने उसे देख लिया था, फिर भी इतने इत्मीनान से बैठे उस लड़की से बातें किए जा रहे थे। मैंने उसके मुकाबिल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा अब तो इत्मीनान ही इत्मीनान है। ऑलिव हार्वर्ड ने तशवीशनाक लहजे में कहा वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? मैं तंजिया लहजे में बोला तुम खुद को बहुत ज़हीन समझते हो ना, और अरबों को बेहद हकीर गर्दानते हो। देख लो एक अरब ने किस दर्जे जहानत का मुजाहरा किया है। ऑलिव हार्वर्ड ने भर्राई हुई आवाज में कहा मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वो न सिर्फ यहाँ तक पहुंच गया बल्कि उसने हमें पहचान भी लिया। मैंने कहा यह उसका कारनामा है ऑलिव हार्वर्ड, और इस कारनामे की रोशनी में ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो एक गैर मामूली आदमी है। उसकी गिरफ्त से निकलना आसान नहीं होगा। ऑलिव हार्वर्ड ने हैरान होकर कहा ये बात तुम कह रहे हो अली? मैंने कहा हाँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो। मैं तन्हा होता तो किसी न किसी तरह निकल जाता। वो बोला क्या इस बात का मतलब ये है कि तुमने खुद को कर्नल वहदत के हवाले करने का फैसला कर लिया है? मैं तहकीर आमेज अंदाज में हंसा, कहा हवाले करने का फैसला? अक्ल के नाखुन लो ऑलिव हार्वर्ड, इस मरहले पर खुद को उसके हवाले करने का क्या सवाल पैदा होता है? उसने बुरी तरह से हमें घेर लिया है, फरार की हर राह मसदूद कर दी है। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा यहाँ बैठे बैठे तुम ये बात कैसे कह रहे हो? यहाँ तो उसका कोई आदमी भी नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली, कहा तुम शायद कभी नहीं सुधरोगे। तुम देख चुके हो कि कर्नल वहदत किस पैमाने पर काम करने का आदी है। उसके बावजूद ये तवक्को कर रहे हो कि उसने हमारे फरार का कोई रास्ता छोड़ दिया होगा। वो बोला तुम मुझे क्या मालूम तुम्हारे जहन में क्या है? मैंने कहा इस वक्त तो उलझने ही उलझने हैं, और हर उलझन सिर्फ कर्नल वहदत ही हल कर सकता है। उसका हम तक पहुंच जाना और हमें पहचान लेना कोई मामूली बात नहीं है। तुम खुद बताओ, अगर तुम मुझे इस मेकअप में देखते तो क्या पहचान लेते? ऑलिव हार्वर्ड ने नफी में सर हिलाया, बोला नहीं, मैं हरगिज नहीं पहचान सकता था। मैंने कहा और उसने कितनी आसानी से हमें पहचान लिया। ये एक बहुत बड़ी उलझन है। जितना इस बात पर गौर करता हूँ उतना ही उलझता चला जाता हूँ। हार्वर्ड बोला तो अब क्या करने का इरादा है? मैंने कहा इस वक्त तो अगर मैं तन्हा होता तब भी फरार होने की कोशिश न करता। ये उलझन चूंकि कर्नल वहदत ही रफा कर सकता है, लिहाजा मैं चुपचाप उसकी कैद में चला जाता। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा वो हमें पहचानने के बावजूद खामोशी से वापस क्यों चला गया? मैंने कहा बाहर वो या उसके आदमी हमारे मुंतजिर होंगे। आओ चलें। मैं और ऑलिव हार्वर्ड उठकर हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़े। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।